Welcome to the next video of respiration. In last class we have studied about the structure of human respiratory system. Today we are going to see how respiratory system help in the process of breathing. So our respiratory system consists of nostril, nasal passage, pharynx, larynx or laropharynx, trachea, bronchi, lungs, diaphragm, rib cage and respiratory muscles. Here from nostril to lungs, these are major or main respiratory organ, and diaphragm, rib cage and respiratory muscles or intercostal muscles, these last three, these are accessory respiratory organs. क्योंकि ये लास्ट तीनों जो है ये तीनों डायरेक्टली रेस्पिरेशन में या मतलब ब्रीदिंग पर्पस में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, ओके। लेकिन विंड का जो मूवमेंट है नॉस्ट्रिल से लेकर लंग तक ही सीमित रहता है। बाकी जो तीन है डायफ्राम, रिब केज एंड रेस्पिरेटरी मसल, ये रेस्पिरेशन में जो ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, जो मैकेनिकल प्रोसेस है, उसमें हेल्प करते हैं और लंग को प्रोटेक्शन देते हैं। तो रेस्पिरेटरी एयर एंटर्स थ्रू नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल, लेकिन नाक का जो छेदा होता है उसके थ्रू हम लोग का नाक के अंदर, जिसको नेजल पैसेज या नेजल कैविटी बोलते हैं, उसमें एंट्री लेता है। Nasal cavity is lined with fine hair and mucus in which dust particles and microorganisms present in the air get trapped. नाक के अंदर क्या रहता है, भिगा हुआ रहता है, तो म्यूकस से भिगा हुआ रहता है हमेशा। तो म्यूकस एक एंटीबैक्टीरियल स्लाइमी फ्लूइड के जैसा काम करता है, जो कि कुछ बैक्टीरिया को मार सकता है। उसके साथ साथ जो हवा के साथ जो धूल मिट्टी का जो पार्टिकल्स है, जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स इनहेल करने जा रहे हैं, उसको नाक तक ही, यानी कि नाक का जो इनर कैविटी है नेजल पैसेज तक ही रोक देते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं। एयर पासेस टू फेरिंग्स विच लीड्स टू ट्राकिया थ्रू ए स्लीट कॉल्ड ग्लॉटिस। अब इंटरनल नॉस्ट्रिल यानी कि नेजल पैसेज जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से एयर फेरिंग्स में एंट्री लेता है और फेरिंग्स के थ्रू एयर एंट्री लेता है लैरिंग्स में, ओके। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आता है। तो फेरिंग्स और लैरिंग्स होकर ट्रैकिया में एयर एंट्री लेता है, और फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में एक गैप होता है, एक छेदा होता है, होल होता है, जिसको कहा जाता है ग्लॉटिस, जो कि एपिग्लॉटिस। कार्टिलेजिनस फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, कवर्ड ग्लॉटिस, सो दैट फूड कैनॉट एंटर ट्रैकिया ड्यूरिंग द स्वेलिंग। जब हम लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो एपिग्लॉटिस बोल के एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर जो ग्लॉटिस को बंद कर देता है। तो क्या होता है, क्योंकि फेरिंग जो होता है एक कॉमन पैसेज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो खाना खाने के समय क्या होता है, ग्लॉटिस बंद हो जाता है ताकि खाना या पानी लैरिंग्स या फूड पाइप में, लैरिंग्स के बाद जो ट्रैकिया रहता है विंड पाइप, उसमें एंट्री ना ले पाए, ओके। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स कहते हैं वॉइस बॉक्स होता है, वो 9 कार्टिलेजिनियस जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कार्टिलेज, सॉफ्ट स्केलेटल स्ट्रक्चर या कार्टिलेज से बना होता है। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग सो दैट इट वुड नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। तो ट्रैकिया 20 इनकम्प्लीट रिंग यानी कि सी शेप्ड कार्टिलेज से बना होता है, ताकि जब एयर प्रेशर में चेंजेस आ जाएगा तो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसको गेन कर पाए, ना कि वो वहाँ पे उसमें कुछ डैमेज हो जाए, अगर ना तो कोलैप्स हो जाए। तो कोलैप्सेशन या डैमेज के हाथ से बचाने से तो वहाँ पे फुल रिंग से नहीं बना के ट्रैकिया को सी शेप्ड रिंग से, यानी कि पार्शियल रिंग से बनाया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया ट्रैकिया के ऊपरी पोर्शन में वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है। ट्रैकिया divides into 2 bronchi leading to lungs, and each bronchus divides into many smaller bronchioles within the lungs. अब ट्रैकिया जैसे ही लंग में एंट्री लेता है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। सिंगुलरली उसको कहते हैं ब्रोंकस, प्लूरली उसको कहता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई को जो ब्रांचेस है, यानी कि ब्रोंकस, एक ब्रोंकस का जो ब्रांच है, सब ब्रांचेस उसको कहता है ब्रोंकियोल्स। द ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट इनटू एल्वियोलाई। ब्रोंकियोल्स एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर में ख़त्म हो जाता है, जिसको कहता है एल्वियोलाई, जो कि हम लोग पिछले डायग्राम में देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर थिन एंड कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरीज। नाउ दिस एल्वियोलाइज आर just like balloon, means they are made up of very thin and delicate membranous structure। उस एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन है उसके साथ ब्लड कैपिलरीज जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो ब्लड है, खासकर जो आरबीसी है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एयर से
ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है और फिर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके वापस एल्वियोलाई में डाल के जाता है. ओके, नाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इनसाइड द एल्वियोलाई. Now here we can see the detailed structure. Nostril, nasal cavity, from pharynx to larynx and larynx to trachea, trachea to bronchi, bronchi to bronchioles and bronchioles in at this balloon-like structure known as alveoli. वे एयर पास, ये जो एयर जो पास हुआ है यहाँ पे, उनकी जिस रास्ते से एयर पास हो रहा है उसका एक सर्किट दिखाया गया है. पहले नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नाजल पैसेज, नाजल पैसेज से नाजल कैविटी, उसके बाद फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई. स्पेलिंग थोड़ा गलत है, यह एल्वियोलाई होगा और एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सेल में भेजा जाता है. ये इनहेलेशन हो गया. ये जो एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है, ये इनहेलेशन का फ्लो चार्ट. इसको बस रिवर्स मार दोगे तो हो जाएगा एक्सहेलेशन का. Now some phenomena during inhalation and exhalation. Now we have seen that there are accessory structure, that is rib cage. ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है रिब केज, जो कि लंग को प्रोटेक्शन देता है और जो कि 12 पेयर्स ऑफ रिब बोन्स, ये जो एक जो बोन है 12 पेयर्स ऑफ रिब बोन्स मिलके बनता है, जो कि एक पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. तो रिब केज का जो रिब बोन्स जो है ये सामने की तरफ आगे से एक स्टार्नम बोल के एक बोन से जुड़ा हुआ रहता है. ये जो बोन है इसको स्टार्नम कहा जाता है. इनकी चेस्ट रीजन का जो चेस्ट प्लेट होता है इसको स्टार्नम बोन कहा जाता है. और रिब केज का जो रिब बोन्स होता है वो पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है, उसके साथ साथ लंग जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ पे क्या रहता है, एक डायफ्राम रहता है. ओके, और जैसे हम लोग ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं ये डायफ्राम रिब केज में मूवमेंट होता है. अब ये डायफ्राम और रिब केज को मूव कौन कराता है, रिब केज से जुड़ा हुआ है कुछ मसल, इसको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल या थोरासिक मसल. वो एक्चुअली रिब केज और डायफ्राम को मूवमेंट कराता है. कैसे, व्हेन वी आर एक्सहेलिंग एयर, जब हम लोग हवा को बाहर छोड़ रहे हैं तब क्या होता है, लंग का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो थोरासिक मसल अंदर के तरफ मूव करता है और रिब केज का जो वॉल्यूम है वो छोटा हो जाता है और डायफ्राम नीचे से ऊपर की ओर मूव करने लगता है. ओके, अब नाउ व्हेन वी आर इनहेलिंग, यानी कि हवा जब अंदर लिया जाता है तो मेहमान अंदर आ रहा है, यानी कि मेहमान को रहने के लिए जगह चाहिए. इसके लिए लंग का शेप, यानी कि लंग का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है. लंग का वॉल्यूमेटिक इंक्रीजमेंट को जगह देने के लिए जो थोरासिक जो रीजन है, यानी कि जो रिब केज है उसको भी वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, उसको भी एक्सपांड होना पड़ेगा. इसलिए रिब केज और थोरासिक मसल्स बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बाहर की तरफ एक फोर्स क्रिएट कर रहा है ताकि चेस्ट रीजन का वॉल्यूम बढ़ा पाए. तो उसी समय क्या होता है, जो डायफ्राम नीचे की तरफ आ जा रहा है. ओके, सो ड्यूरिंग एक्सेलेशन डायफ्राम मूव अपवर्ड एंड ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम मूव डाउनवर्ड. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लंग है रेड कलर का, ये लंग को प्रोटेक्शन के लिए एक केज बनाया गया है, एक पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसको कहा जाता है रिब केज. ये जो चीज़ है, ये जो प्लेट जैसा जो बोन है इसको कहा जाता है स्टार्नम बोन. ओके, रिब केज के नीचे एक पर्दा देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये है डायफ्राम. तो दीज ऑल हेल्प द मूवमेंट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. यहाँ पे हम लोग ट्राकिया को देख पा रहे हैं कि ट्राकिया का जो स्ट्रक्चर कैसे है. जैसे बेसिन में जैसे पाइप होता है ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे थे कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी गेन हो पाए. जब हवा एयर को इनहेल किया जा रहा है, एक्सेल किया जा रहा है, तो एयर प्रेशर में डेविएशन आ रहा है, कभी हाई प्रेशर कभी लो प्रेशर. उस प्रेशर को झेलने के लिए इसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कभी इसको लेंथ बढ़ाना पड़ता है, कभी इसका लेंथ को छोटा करना पड़ता है. तो लेंथ बड़ा होगा, कभी इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, कभी लेंथ छोटा होगा. इसके लिए ये सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग से बना होता है. तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड.
द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टलिस मसल और थोरासिक मसल. द डायफ्राम इज ए मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट द थोरासिक चेम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. ओके, ये जो कैविटी है ये एब्डोमिनल कैविटी है और ये जो कैविटी है ये थोरासिक कैविटी है. तो यहाँ पे डायफ्राम रहता है, तो डायफ्राम थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करके रख रहा है. ओके, द डायफ्राम इज व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन द लंग्स एक्सपांड एंड द एयर इज इनहेल्ड. यानी कि जब हम लोग हवा को अंदर खींचते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीथ इन, यानी कि इंस्पिरेशन के समय क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे की ओर मूव हो रहा है और तब है क्या हो रहा है, जो चेस्ट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जा रहा है क्योंकि चेस्ट का जो इंटरकोस्टलिस मसल और रिब केज वो बाहर की तरफ आ रहा है. और जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, मूव्स अप, द लंग्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड द एयर आर एक्सेल, तब चेस्ट फिर से सिकुड़ जा रहा है, यानी कि इंटरकोस्टलिस मसल और रिब केज का साइज फिर से छोटा हो जा रहा है क्योंकि हवा बाहर चल जा रहा है. देयर इज़ ए रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि पर मिनट में हम लोग कितने बार सांस लेते हैं, ब्रीदिंग कितने बार करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एट एन एवरेज 12 to 20 times per minute. Adult human being breathe in and breathe out. यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का. इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, थोरासिक कैविटी एक्सपांड होता है यानी कि चौड़ा हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है. एक्सहेलेशन के समय थोरासिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो फिर से सिकुड़ जाता है, उसका वॉल्यूम छोटा हो जाता है. इनहेलेशन के समय रिब लिफ्ट अपवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेलेशन, यानी कि रिब केज जो है बाहर की तरफ आने लगता है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन रिब मूव्स डाउनवर्ड, अंदर की तरफ जाने लगता है. डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड इन शेप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेलेशन. ओके, डायफ्राम मानो कि ये डायफ्राम था नॉर्मल पोजीशन डायफ्राम का. जब हवा को जब इनहेल किया जाएगा तो डायफ्राम किस तरफ मूव होगा, नीचे की तरफ मूव होगा. ओके, यानी कि डायफ्राम फ्लैट शेप्ड हो जाएगा. फ्लैट शेप्ड हो गया, नीचे की तरफ मूव होगा. तो जैसे ही एक्सेल किया जाएगा डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, यानी कि एक बॉयल जैसा कर्वेचर. डायफ्राम जैसे ऊपर की तरफ मूव होगा एक बॉयल जैसा कर्वेचर जिसको हम लोग डोम बोलते हैं. जैसे ताजमहल का जो ऊपरी हिस्सा वैसे डोम शेप्ड होता है, क्योंकि एक बाउल जैसा कर्वेचर यानी कि कटोरी जैसा कर्वेचर फॉर्म करेगा. ड्यूरिंग द इनहेलेशन वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड द एयर एंटर्स द लंग्स, एंड बट ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड द एयर एक्सीड फ्रॉम द लंग, इन लंग से बाहर चल जाता है. हियर थ्रू दिस presentation we can see how our lungs are working. There are two lungs, left lung and so this is right lung and this is left lung. So here we can see right lung is little bit broader than left lung. Okay, राइट लंग जो होता है वो ट्राइलोब्ड यानी कि 3 हिस्से से बना होता है, वहीं पे जो लेफ्ट लंग है वो बाइलोब्ड यानी कि 2 हिस्से से बना होता है, इसका 3 हिस्सा होता है. ओके, तो यहाँ पे एल्वियोलस को भी दिखाया जा रहा है कि ट्रैकिया का जो ब्रांचेस ब्रोंकायो लंग के अंदर डिवाइड होकर कैसे ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई फॉर्म किया है, और एल्वियोलाई से कैसे एल्वियोलाई से ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहा है. यहाँ पे हम लोग और भी क्या देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन इनहेल किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जा रहा है. तो यहीं पे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग ख़त्म होता है. जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. थैंक यू ऑल.